अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा समर 2006 का जो सवाल था उधर से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है और इसमें लिखा हुआ है एनुअल कॉस्ट सेविंग्स फॉर एवर, यानी कि किसी सवाल में अगर आपके पास कॉस्ट की सेविंग्स हो और वो कॉस्ट की सेविंग फॉर एवर हो विच मीन्स कि हमेशा के लिए हो, वन ऑफ इम्पैक्ट्स टू बी एडेड सेपरेटली। अब इसको हम सेपरेटली ऐड करेंगे, ठीक है, और इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट सेविंग्स बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू ₹1.2 मिलियन विल बी अचीव्ड फॉर एवर आफ्टर एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी। अच्छा, इफ़ेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि ये वन ऑफ इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि ये हमें जो 1.2 मिलियन की जो सेविंग्स हो रही हैं ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि विल बी अचीव फॉर एवर। सो प्रोबेबली हर साल हमारे 1.2 मिलियन के एक्सपेंसेस जो है ना वो बच जाएंगे, ठीक है। टैक्स रेट इज़ 30%, 17.5% फॉर नेट वैल्यू डिस्काउंटिंग, कंप्यूट दी वैल्यू टू बी एडेड। इस वैल्यू को आप सेपरेटली ज़रूर ऐड करोगे। सेपरेटली इसलिए ऐड करोगे क्योंकि लेट से कोई अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें पीई रेशो मॉडल यूज़ हो रहा है, तो आपने ये पढ़ा है ना कि आप अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को पीई रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाती है। इसमें ये जो अर्निंग्स होती हैं, इस अर्निंग्स की डिपेंडेंस पीई रेशो पर होती है। बट ये समर 2006 का जो सवाल था इसमें आपके पास कुछ अलग से सेविंग्स दी हुई थी जो कि यहाँ पर है, और इसका डिस्काउंटिंग रेट जो है ना वो सेपरेट दिया हुआ था। अब देखिए हो ये रहा है कि किसी कंपनी को एक्वायर करने से आपके हर साल 1.2 मिलियन से एक्सपेंस सेव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब मेरे एक्सपेंसेस 1.2 मिलियन से कम होंगे तो मुझे फ़ायदा 1.2 मिलियन का नहीं होगा। कैसे सर? देखिए जब आप अपने पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 100 रुपये के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं और आपका टैक्स रेट होता है 30%, तो इफ़ेक्टिवली क्या होता है कि आपके पास लेट से चले इसको यूँ समझ लें कि आपके पास एक ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 500 का, ठीक है। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 100 रुपये, तो बच गए आपके पास 400 रुपये। इस 400 पर आपने जो है वो 30% टैक्स देना था। 400 का 30% जो है वो 120 होता है। 400 में से जब आपने 120 माइनस कर दिया तो आपके पास बच कितना गया? 280। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 500 था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100 थे और वो 100 रुपये आपने माइनस किए, 400 आया, 400 पर 30% टैक्स लगा, 120 बना और आपका प्रॉफिट 280 पर चला गया। अब जब आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, मिसाल के तौर पर लेट से ग्रॉस प्रॉफिट 500 था, किसी वजह से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए और आपके पास जो है ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 बचा, तो अब आपको 500 पर 30% यानी कि 150 का टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा 350। तो जब आपका एक्सपेंस 100 से कम होता है, जब आपका एक्सपेंस जो है वो 100 से कम हो जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100 से कम हो जाते हैं, तो आपके पास जो आपका टैक्स एक्सपेंस होता है ना वो 30 से इंक्रीज़ हो जाता है अगर 30% का टैक्स रेट है। क्योंकि अगर 30% का टैक्स रेट है, 100 से आपके पास एक्सपेंसेस कम हुए, 100 से जब एक्सपेंसेस कम हुए तो वो वाला प्रॉफिट जिस पर टैक्स की परसेंटेज अप्लाई होनी है वो इंक्रीज़ हो गया। जब वो इंक्रीज़ हो गया तो टैक्स ज़्यादा लगा। जब टैक्स ज़्यादा लगा तो आप अगर अपने इवेंचुअल प्रॉफिट को देखते हैं तो वो 100 से नहीं बढ़ा बल्कि वो 70 से इंक्रीज़ हुआ। इसलिए क्योंकि ऑल्दो एक्सपेंसेस 100 से कम हुए थे, लेकिन उनके 100 से कम होने की वजह से 30 से टैक्स बढ़ गया।
तो नेट इम्पैक्ट जो आया ना वो 70 आया। तो इस बात को आपने समझना है कि जब आपके एक्सपेंसेस 100 से कम होते हैं तो आपको फ़ायदा 100 का नहीं होता, क्योंकि जब एक्सपेंसेस 100 से कम होंगे तो आपको जो टैक्स है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। विच मीन्स कि अगर मुझे सेविंग्स मालूम करनी है ना, किसी एक्सपेंस के कम होने की वजह से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर 70 हो रहा है, तो आप एक्सपेंस का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट करोगे। जिस तरह से यहाँ पर इस एग्जांपल में 100 रुपये का एक्सपेंस था, टैक्स रेट 30% था, तो 1 माइनस 30% इज़, जब 1 में से 30% माइनस होगा 0.7 होगा, 0.7 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और 70 होने का मतलब ये है कि अगर मेरा एक्सपेंस 100 से कम होता है तो मुझे नेट फ़ायदा 70 का होता है। आपका प्रॉफिट 280 से 350 पर जा रहा है, 70 से बढ़ रहा। तो इसी तरह से अगर इस सवाल में लिखा हुआ है कि हर साल आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1.2 मिलियन से कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको जो फ़ायदा होगा वो 1.2 मिलियन का होगा, बल्कि आपको जो हर साल फ़ायदा होगा वो होगा 1.2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो ज़रा पहले तो इसको सॉल्व करते हैं कि हर साल फ़ायदा क्या होगा। 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 यानी कि 0.84, 0.84 ये फ़ायदा हो रहा होगा हर साल। ठीक है। अच्छा, अब उसने आपको ये बोला है कि ये फ़ायदा हमेशा होता रहेगा, यानी कि पहले साल के आखिर में 0.84, फिर 0.84, फिर 0.84, फिर वापस से 0.84, फिर वापस से 0.84 एंड सो ऑन। तो हर साल जब मुझे 0.84 का फ़ायदा होगा तो इसकी डिस्काउंटिंग के लिए P इज़ इक्वल्स टू R ओवर आई, यानी कि ये एक परपेचुइटी बन रही है, विच मीन 0.84 डिवाइडेड बाई 17.5%। 0.84 डिवाइडेड बाई 17.5%, ये आपका बन जाएगा 4.8। 4.8, ठीक है, 4.8 आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 42 है कि आपको नेट फ़ायदा 4.8 का हो रहा है। क्वेश्चन 43 देखते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स, वन ऑफ इम्पैक्ट टू बी एडेड सेपरेटली। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बिफोर टैक्स अमाउंट्स टू ₹2.2 मिलियन। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कुछ आप इनकर कर रहे हो जब आप नई कंपनी ख़रीद रहे हो या टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट होगी इसका 2.2 मिलियन का आप ख़र्चा पे कर रहे हो, विच मीन्स कि आपका एक्सपेंस है, यानी कि कंपनी को ख़रीदने के लिए ये ख़र्चा आपने किया। दिस विल रिजल्ट इन एनुअल कॉस्ट सेविंग्स ऑफ 1.2 मिलियन बिफोर टैक्स फॉर एवर। इसकी वजह से हर साल आपको 1.2 मिलियन का फ़ायदा होगा आपकी कॉस्ट की सेविंग्स के हिसाब से। टैक्स का रेट 30% है, 17.5% फॉर नेट वैल्यू डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग 17.5% से होगी। कंप्यूट दी वैल्यू टू बी एडेड, यानी कि कितना ओवरऑल मुझे बेनिफिट टोटल हो रहा है। अब सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज़ एन एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब ये है कि आपके पास से 2.2 मिलियन जाएगा। अब जिस तरह से ऊपर हमने पढ़ा कि अगर 100 का एक्सपेंस डिक्रीज़ हो रहा था तो 30 से टैक्स इंक्रीज़ हो रहा था। तो इसका उलट क्या हो सकता है कि अगर 100 से एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो 30 से टैक्स कम हो जाएगा, है ना। देखो, अगर एक्सपेंस कम होगा टैक्स बढ़ेगा, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा टैक्स कम हो जाएगा। यानी कि अगेन मैं अगर 2.2 मिलियन का ख़र्चा करता हूँ तो मेरा नेट खर्चा 2.2 नहीं है, मेरा नेट खर्चा 2.2 नहीं है, बल्कि जब 2.2 से मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो 2.2 का 30%, 2.2 का 30% यानी कि 0.66, 0.66 से जो है ना मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो मेरी जो नेट कॉस्ट है ना, मेरी जो नेट कॉस्ट है, जो इफ़ेक्टिवली मुझे ख़र्चा हो रहा है वो 0.66 माइनस 2.2, यानी कि मेरा जो नेट खर्चा हो रहा है वो 1.54 हो रहा।
ठीक है, क्योंकि देखिए ना भाई, अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो आपका टैक्स डिक्रीज़ होगा, तो आपका इफ़ेक्टिव खर्चा 2.2 नहीं है बल्कि 1.54 है। अब 1.54 का खर्चा सही है, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, ये आप ईयर नंबर 0 पर पे कर रहे हो। दूसरा, इसकी वजह से हर साल 1.2 मिलियन की सेविंग्स हो रही है, लेकिन उन 1.2 मिलियन के कॉस्ट की रिडक्शन की वजह से आपको 1.2 का 30% यानी कि 0.36 टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। यानी कि ये 1.2 मिलियन हर साल बच रहे हैं, इसकी वजह से मुझे जो इवेंचुअल फ़ायदा हो रहा है वो 0.84 का, 1.2 का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंस कम होगा टैक्स बढ़ जाएगा, तो नेट फ़ायदा आपका 0.84 होगा, जैसे कि ऊपर पिछले सवाल में किया। अब ये 0.84 का फ़ायदा हर साल होगा, तो आर ओवर आई का मतलब ये है 0.84 डिवाइडेड बाई 17.5%। ठीक है ना, 0.84 डिवाइडेड बाई 17.5%, ये बन जाता है 4.8। सही है, जब ये 4.8 बन जाता है तो ये 4.8 का मुझे बेनिफिट है और 1.54 की मेरी एक कॉस्ट है नेट, तो 4.8 माइनस 1.54 नेट बन जाता है 3.26। ठीक है जनाब, 3.26 जो है ना वो मेरा नेट बेनिफिट है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। 44 पर चलते हैं। एस एस डी एक्वायर एंड डब्ल्यू इज द टारगेट, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ डब्ल्यू इज 19.45। Revaluation at the time of acquisition will increase net assets value by 1.5 million. Net benefit in terms of increase in value of the combined company due to merger is rupees 4.58, यानी कि ये synergy का impact होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि ये है आपके पास net benefits in terms of increase in value of the combined company। combined company की value जितने से increase होगी due to merger is rupees 4.58 million। Calculate the amount of consideration that should be paid to W company if the merger benefits are to be shared equally between both of the company shareholders। W को मैं कितने पैसे पे करूं अगर मर्जर होने की वजह से जो फ़ायदे आ रहे हैं वो फ़ायदे दोनों में इक्वली एक जितनी तकसीम करे जाएंगे। अच्छा, जब मैं किसी कंपनी को परचेज़ करूंगा तो जाहिर है कि मैं ये सोचूंगा कि उसके एसेट्स की जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो कितनी है। देखिए, बुक वैल्यू तो 19.45 आ रही है, बुक में तो कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। आप सब जो है वो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हिस्टोरिकल कॉस्ट वगैरह मालूम है, डेप्रिसिएशन मालूम है। हमारे बुक्स में तो बुक वैल्यू आ रही होती है, हम किसी चीज़ को बुक वैल्यू पे नहीं ख़रीदते, बल्कि हम ये देखते हैं कि बाज़ार में वो चीज़ यार कितने की मिल रही है। मिसाल के तौर पर एक बंदा बोलता है कि मेरे बुक्स में मेरी गाड़ी की वैल्यू जो है ना वो 10 लाख आ रही है, लेकिन बाज़ार में उसकी अमाउंट जो है वो 7 लाख है। तो जाहिर है कि मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारे अकाउंट्स में 10 लाख वैल्यू आ रही है, ये लो भाई 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में मुझे ये भेज दो, ऐसा नहीं होता। बल्कि हम जब एक्विजिशन कर रहे होते हैं तो हम सारे एसेट्स की फेयर वैल्यूज़ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी कि जितने क्या वो मार्केट में मिल रहा होगा उस पर। तो हमने रीवैल्यूएशन करवाई, उससे पता चला कि भाई जितने भी एसेट्स कंपनी के जो नेट एसेट्स है ना, यानी कि ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज़ जो SW से एक्वायर करेगा, उनकी बुक वैल्यू 19.45 थी, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 19.45 प्लस 1.5 यानी कि 20.95 20.95 20.95 में ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, तो इसका मतलब एक तो ये पैसे पे करूँगा ना उसको जो फेयर वैल्यू बन रही है। अगर सवाल में एब्सेंट है इन्फॉर्मेशन कुछ भी कि भाई कितनी कंसिडरेशन पे करी, तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि जो उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू बन रही थी वो तो पे करी होगी। इसके अलावा 4.58 जो है ना, 4.58 की सिनर्जीज़ है, यानी कि जब दोनों कंपनीज मर्ज हुई तो जो फ़ायदा हुआ। अब सवाल ये कहता है कि सिनर्जी से जो फ़ायदा हो रहा है आधा आधा फ़ायदा दोनों रखेंगे, तो 4.58 डिवाइडेड बाई 2, 4.58 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा आपका 2.29। तो 2.29 के हिसाब से 2.29 का यहाँ पर फ़ायदा भी इसको हम पे करेंगे एज अ कंसिडरेशन। तो 2.29 प्लस 20.95 ये टोटल आपका बन जाता है 23.24। 23.24 की कंसिडरेशन नज़र आता है कि आपने पे करी होगी।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, यूजिंग द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 44 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू कंसिडरेशन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये तो हमें पता है ना कि गुडविल यही होती है। कंसिडरेशन कितनी है 23.24, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है 19.45, उसके ऊपर मैं कितना पे कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं 2.29 पे कर रहा हूँ। इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी की ही वैल्यू है। तो इस वीडियो में अगेन हमने 4 सवाल डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थैंक यू।